तो इस वक्त की अहम खबर पर लगातार हम नजर बनाए हुए हैं। बीजेपी के नए संसदीय बोर्ड का ऐलान कर दिया गया है। नए बोर्ड से लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी की छुट्टी कर दी गई है, जबकि अस्वस्थ चल रहे अटल बिहारी वाजपेयी को भी बाहर कर दिया गया है। नए बोर्ड में जो सदस्य हैं उनमें अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, वेंकैया नायडू, नितिन गडकरी, अनंत कुमार, थावरचंद गहलोत, शिवराज सिंह चौहान, जगत प्रकाश नड्डा और रामलाल शामिल हैं। हालांकि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को सम्मानजनक पद देने के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मार्गदर्शक मंडल का गठन किया है। मार्गदर्शक मंडल में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह को रखा गया है। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी विक्रांत यादव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रांत, जिस तरह से हमने यहाँ पर देखा 3 नए चेहरे जो इसमें आए हैं, अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान जो कि पहली बार इसमें आए हैं, वहीं जेपी नड्डा भी पहली बार इसमें शामिल किया। मतलब पूरा एक अगर हम नाम यहाँ पर देखें तो पूरा एक युवा जो है वो एक छवि नजर आ रही है यहाँ पर। देखिए, बिल्कुल जो एक तरह से कहा जाता था कि बीजेपी में एक अटल अडवाणी युग था, जिसको जो पार्टी को पहली बार सत्ता में, केंद्रीय सत्ता में लेकर के आए थे। आज ये कहा जा सकता है कि इस फैसले के बाद अब पार्टी अटल अडवाणी से आगे की तरफ अब पार्टी बढ़ रही है और उस युग को पीछे छोड़ करके अब एक दिशा तय करने की कोशिश की जा रही है। और पार्टी ने इसी के तहत अब जो 3 लोगों को जो था इनका, अटल, अडवाणी और राजा जोशी, जो तीनों पुराने नेता थे, पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता थे, उनको बाहर किया गया है और उनकी जगह 3 नए युवा चेहरे आए हैं। क्योंकि अमित शाह पार्टी के अध्यक्ष बने थे, इस नाते से उन्हें आना ही था इसमें। और इसके अलावा जगत प्रकाश नड्डा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी पार्लियामेंट्री बोर्ड में जगह मिली है। और जो बड़े नेता थे उनकी भूमिका बनी रहे, उनकी महत्ता बनी रहे, इसीलिए एक मार्गदर्शक मंडल बनाया गया है जो पार्टी को तमाम विषयों पर मार्गदर्शन किया करेंगे। और इसमें इन तीनों वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह को भी रखा गया है। बिल्कुल, लेकिन विक्रांत एक चीज हम यहाँ पर समझना चाहेंगे, क्या यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान का नाम क्या थोड़ा सा हैरान करता है? क्योंकि अगर हम चुनाव से पहले तक देखें तो उन्हें मोदी के विरोधी के तौर पर देखा जाता था, लेकिन अब पार्लियामेंट्री बोर्ड में उनको जगह मिलना किस तरह से देखें? देखिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड में ये बात सही है कि जिस समय चुनाव से पहले की जब बातें होती थी तो इस तरह की खबरें आती थी, लेकिन पार्टी के फोरम पर कभी इस तरीके की, औपचारिक फोरम पर कभी इस तरीके की बात सामने नहीं आई। और शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि वो भी लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन रहे हैं 3 बार से, और पार्टी के अंदर उनका भी एक कद है और पार्टी के सभी नेताओं को एक तरह से जो कमोबेश बैलेंस है उसे ठीक रखने के लिए उन्हें इसमें शामिल किया गया है। और लंबे समय से एक कयास लगाया जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान भी अब पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य बनेंगे। जैसे ही इसमें जगह बनेगी तो 12 सदस्यों का पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है और 3 सदस्य, क्योंकि अटल, अडवाणी और जोशी इससे बाहर हुए हैं, 3 खाली पद बने थे। जगत प्रकाश नड्डा जो पार्टी के महासचिव हैं, और उनके अमित शाह के आने के बाद एक और पद बनता था जिस पर इनको लाया गया। और ये बात लंबे समय से कयास लगाया ही जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान को भी अब जब पार्लियामेंट्री बोर्ड नया बनेगा तो उसमें शामिल किया जाएगा। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से विक्रांत हम देखें पार्लियामेंट्री बोर्ड की, अगर हम बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की बात करें, या हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग एक बॉडी, लेकिन इसमें अगर आप आडवाणी को शामिल नहीं किया, इसमें मुरली मनोहर जोशी को शामिल नहीं किया, हालांकि उससे पहले भी हम देखते आए हैं इसमें, जब भी हम इससे पहले की अगर हम छवि देखें तो अब मोदी और शाह की छवि नजर आती है। तो अब ऐसे में मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी का ना होना, क्या उधर नाराजगी भी देखी जा रही है? किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया उस तरफ से आई है? देखिए, इससे अभी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है और जहां तक सवाल है कोई प्रतिक्रिया आने का, तो ऐसा लगना, ऐसी संभावना अब नजर नहीं आती। क्योंकि जिस तरीके से तेजी से पार्टी के फैसले हुए थे चुनाव से पहले, जब नरेंद्र मोदी का नाम सामने आया था उस समय भी ये बात सामने आई थी कि पार्टी के वरिष्ठ नेता अपने आप को उपेक्षित समझ रहे हैं, लेकिन औपचारिक फोरम पर कभी भी इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई। इस बार भी कोई ऐसी बात आना मुमकिन नहीं लग रहा, क्योंकि अब पार्टी उससे बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब नरेंद्र मोदी
देश के प्रधानमंत्री हैं और पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं ये समझ गए हैं कि अब पिछला जो युग था, उनका जो युग था, अब उससे आगे पार्टी के जाने का समय आ गया है और कहीं ना कहीं वरिष्ठ नेताओं को अब पीछे छूटना ही पड़ता है और नए युवा चेहरों को आगे लाना पड़ता है और इसी दिशा में अब ये कदम उठाया गया है। और जहां तक हमें लगता है ये किसी तरह की कोई नाराजगी या इस तरह की खबर सामने आना फिलहाल तो मुमकिन नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि आडवाणी, जोशी हों, इन तरीके नेता अब ये समझ गए हैं कि पार्टी जो अटल अडवाणी युग बीजेपी का कहा जाता था उससे अब आगे बढ़ चुकी है और अब जो पिछली अगली पीढ़ी के जो नेता हैं, युवा जो नेता हैं, उनके हाथ में अब कमान देने का वक्त आ गया है और पार्टी ने उसी दिशा में ये फैसला भी किया है। बिल्कुल, और जैसा कि हम पहले भी यहाँ पर देखते आ रहे थे, 75 की उम्र से पार वाले जो नेता हैं उनसे मुक्त करने के रूप में भी एक कदम बतौर इसे देखा जा सकता है। विक्रांत, आप हमारे साथ बने रहिए, हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जहाँ तक हम प्रतिक्रियाओं की बात करें इस पर, तो कांग्रेस ने इसे मार्गदर्शक मंडल को, जिसमें अटल आडवाणी और साथ ही साथ मुरली मनोहर जोशी को इसमें रखा गया है बतौर मार्गदर्शक, उसको एक मूक दर्शक मंडल बताया है। ज्यादा बेहतर होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो एडवाइजरी बोर्ड बना रही है, मार्गदर्शक मंडल बना रही है, वो मार्गदर्शक मंडल नहीं है, वो मूक दर्शक मंडल है। ओल्ड एज होम है, ओल्ड एज होम है जिसमें इन तमाम लोगों को रखा जाएगा और ये सारे लोग मूक दर्शक बन के देखते रहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में क्या हो रहा है। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी विक्रांत यादव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रांत, बीजेपी के जो भी हम सारे अहम फैसलों की बात करें तो यही संसदीय बोर्ड है, जैसे कि पहले भी हमने आपको बोला कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग ये बॉडी है और इसमें जाहिर सी बात है कि जो भी इस बोर्ड में शामिल जो नेता होते हैं उनका एक खास कद होता है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर बीजेपी की सबसे बड़ी गवर्निंग बॉडी या जो भी फैसले लेने वाली जो संस्था है वो यही पार्लियामेंट्री बोर्ड है। चाहे वो पार्टी से जुड़ा हुआ कोई भी फैसला हो, जो सबसे अहम फैसले होते हैं वो यही पार्लियामेंट्री बोर्ड लेती है। पार्टी का जो अध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष होने के नाते पार्लियामेंट्री बोर्ड का भी अध्यक्ष होता है और इसके अलावा 11 और सदस्य उनके अलावा होते हैं। कुल 12 सदस्यों का पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है और यही पार्लियामेंट्री बोर्ड पार्टी से जुड़े हुए तमाम फैसले लेता है। तो एक तरह से जब अटल अडवाणी वाजपेयी जी की तबीयत लंबे समय से खराब है, लेकिन हम देख रहे थे कि पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य के तौर पर उनका नाम बकायदा इस बोर्ड में शामिल था और पार्टी की बैठकों में, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में वो शामिल लंबे समय से नहीं हो रहे थे, लेकिन बावजूद उसके उनका नाम बकायदा चला आ रहा था। कहा जाता था कि सम्मान के कारण उनका नाम शामिल किया जाता रहा है और उसके उनकी जगह किसी और के बारे में पार्टी कभी सोच भी नहीं सकती। लेकिन चुनाव के बाद, नई सरकार बनने के बाद, नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में चुनाव जीतने के बाद अब पार्टी को लग रहा है कि अब पार्टी को आगे बढ़ने का समय आ गया है और पार्टी के जो युवा नेता हैं उनको अब कमान क्योंकि सौंप दी गई है, तो पार्टी के जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है पार्लियामेंट्री बोर्ड, उसमें भी अब युवा नेताओं को शामिल किया जाए, उसी दिशा में एक कदम उठाया गया है। और एक तरह से जो पार्टी के वरिष्ठ नेता थे उनको 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 उनकी कोई भूमिका बनी रहे, उनकी महत्ता बनी रहे, इसीलिए एक मार्गदर्शक मंडल बनाया गया है जिसमें 5 लोग, इन तीनों वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह गृह मंत्री को भी शामिल किया गया है, जो पार्टी को विभिन्न मुद्दों पर मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो एक तरह से अब ये मानकर चलना चाहिए कि पार्टी अब अटल अडवाणी युग से आगे अब नए युग की तरफ बढ़ रही है और पार्टी के युवा नेताओं के हाथ में पूरी तरीके से कमान पार्टी की आ चुकी है। बिल्कुल, पूरी तरह से आ चुकी है और वो छवि दिखाई भी दे रही है। अटल आडवाणी पीढ़ी की हम बात करें तो वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। एक नया युग की अगर हम बात करें, मोदी और शाह युग आप कह सकते हैं, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं होती हुई नजर आ रही है। और जो छवि जो यहाँ नजर भी आ रही है, आप नाम देख सकते हैं, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, वेंकैया नायडू, नितिन गडकरी, जो चेहरे इसमें शामिल किए गए हैं। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से हम पहले बता रहे थे कि क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी, अगर हम पार्लियामेंट्री बोर्ड की बात करें, और जाहिर सी बात है कि जो भी नेता इसमें होते हैं उनका एक खास कद होता है। लेकिन विक्रांत, वही चीज जो हम कह रहे हैं कि हम देखते आ रहे हैं जब से अगर हम देखें तो 75 साल की से पार जो उम्र वाले नेता हैं, वही वाला फॉर्मूला जो है वो अब यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी अपनाया गया है, जो हम इससे पहले से भी यहाँ पर देखते आ रहे हैं। जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी और तब यह था कि आखिर कौन कौन उनके साथ शपथ लेगा।
देखिए बिल्कुल नरेंद्र मोदी जिस समय प्रधानमंत्री बने उस समय लगातार कयास लगाया जा रहा था कि अब पार्टी में आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी तरीके जो बड़े नेता हैं उनकी क्या भूमिका रहेगी। लगातार ये भी कयास लग रहे थे कि क्या इनको राज्यपाल बनाया जाएगा या दूसरे पदों पर भेजा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और समय के साथ साथ जो तमाम कयास मीडिया में भी आए वो सभी उन पर चुप्पी लगती चली गई और वरिष्ठ बीच में संघ को भी यहाँ तक ये कहना पड़ा था कि इस तरीके की चीजें ना हो कि किसी तरीके से वरिष्ठों की अनदेखी हो। तो उन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक मार्गदर्शक मंडल बना दिया गया है, जो हालांकि दैनिक क्रियाक्रम के जो काम होंगे, रोज के जो फैसले होंगे, पार्टी से जुड़े हुए जो तमाम बड़े फैसले होंगे उनमें उनकी भूमिका नहीं रहेगी, लेकिन जब भी पार्टी को मार्गदर्शन की भूमिका रहेगी तो एक तरह से वो पद जो है वो कहा जाए ये उनके डिसीजन लेने वाले पद नहीं है, केवल मार्गदर्शन की भूमिका में अब उन्हें रखा गया है कि पार्टी को कभी मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी तो उनसे बात की जाएगी, लेकिन जो अहम फैसले होंगे उसमें अब एकदम युवा चेहरे, जिस तरीके से मंत्रिमंडल का गठन करते समय युवा चेहरे शामिल किए गए थे, वही अब पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी देखने को मिल रहा है। विक्रांत, मैं आप तक आऊंगी वापस, लेकिन हमारे वरिष्ठ सहयोगी भूपेंद्र चौबे भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, क्या इसे इस तरह से देखा जाए कि अब अटल आडवाणी युग का अंत हुआ और अब मोदी शाह के युग की एक नई शुरुआत हुई? ये बड़ी स्पष्ट बात है कि आज जो कुछ हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि युग का अंत तो तभी हो गया था जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे। देखा ये जाना था कि क्या उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद मुरली मनोहर जोशी या लालकृष्ण आडवाणी को सब पार्टी के कार्यक्रमों में या सरकार में कोई जगह दी जाएगी, कोई औपचारिक तौर पर व्यवस्था उनकी की जाएगी या नहीं। अब मुरली मनोहर जोशी और लालकृष्ण आडवाणी दोनों ही ऐसे नेता हैं जिन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी का ओपोज करने में, उनकी खिलाफत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आपको ध्यान होगा कि पिछले वर्ष जब गोवा में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई थी, जहां पर नरेंद्र मोदी को पहले बीजेपी की कैंपेन कमेटी का चीफ बनाया गया था, लालकृष्ण आडवाणी में गुस्से में आकर उन्होंने उस बैठक का बहिष्कार किया था। चुनाव प्रचार के दौरान मुरली मनोहर जोशी लगातार अपनी नाराजगी जता रहे थे नरेंद्र मोदी के इस फैसले से कि उन्हें बनारस से हटाया जा रहा है और वो खुद बनारस से लड़ने की इच्छा जता रहे थे। कानपुर में उन्होंने कई जगह अपने ही पोस्टर लगा दिए थे जहां पर नरेंद्र मोदी की फोटो नहीं थी। तो आज जो कदम उठाया गया है उसका एक पहलू ये भी है कि वो जितने लोग लालकृष्ण आडवाणी के नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े हुए थे पिछले एक वर्ष में, उन सब लोगों को नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने अब ठिकाने लगा दिया है, उन्हें किनारे लगा दिया है। यही एक सबसे बड़ा कारण है कि ना आडवाणी ना जोशी और वाजपेयी जी की तो देखिए बहुत समय से स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है, इसलिए उनको हटाया गया है। बिल्कुल भूपेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ जाने माने वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला भी जुड़ चुके हैं। प्रभु जी, आप इसको किस तरह से देखते हैं? मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन जो हुआ उसमें कोई सरप्राइज नहीं है। पार्टी का जो अध्यक्ष होता है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड का भी अध्यक्ष होता है, तो उसमें कोई नई बात नहीं है। चाहे नया अध्यक्ष आया तो उसमें भी होगा, और प्रधानमंत्री हमेशा उसके सदस्य रहे, इसलिए प्रधानमंत्री वो दोनों नए हैं। बाकी 10 के 10 वही लोग हैं जो पिछले पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी थे, सिर्फ जेपी नड्डा को छोड़ करके। इसलिए पार्लियामेंट्री बोर्ड में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। और दूसरा ये मानना कि जो आडवाणी के नजदीक लोग थे या आडवाणी के खिलाफ थे उनको पीछे कर दिया, ये बात भी सही नहीं है कि शिवराज चौहान बहुत ही नजदीक उनके माने जाते हैं। उन्होंने भोपाल की सीट भी उनको ऑफर की थी, आप वहाँ पर आइए। उसके बाद अनंत कुमार उनके बहुत नजदीक माने जाते हैं, सुषमा स्वराज उनके बहुत नजदीक मानी जाती हैं। तो पार्टी के 5 पूर्व अध्यक्ष पहले ही उसके पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर हैं। तो पार्लियामेंट्री बोर्ड को बनाने में अमित शाह ने परंपरा जो होती आ रही है उसी का पालन किया है। जो उन्होंने एक प्रिंसिपल बनाया था कि 75 साल के ऊपर के लोगों को हम एक्टिव रोल में नहीं रखेंगे, यानी कि पार्लियामेंट्री बोर्ड में, सरकार में नहीं रखेंगे। ये बात सच है कि आडवाणी जी ने मोदी का विरोध किया था, ये भी सच है कि जोशी ने भी किया था। उस तरह से काफी लोग थे जिन्होंने विरोध किया था, परंतु पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर कोई बड़ी बात नहीं है सिवाय इसके कि शिवराज चौहान को उसके अंदर रखना एक अपने आप में बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि शिवराज चौहान को भी मोदी के खिलाफ माना जाता रहा है, जबकि वो थे नहीं। तो शिवराज चौहान एक सरप्राइज हैं। इसका बीजेपी के अंदर 3rd जनरेशन के जो लोग हैं, जो दिल्ली के नेता नहीं है, शहरों के नेता नहीं है, वो जो अपने प्रदेश के अंदर नेता है उनको इंपॉर्टेंस दी जा रही है। तो जो दिल्ली के अंदर पुराने लोग रखे हुए ठीक हैं, परंतु उस हिसाब से आरएसएस के लोग या प्रदेशों के अंदर, जैसे मोदी प्रदेश से आए हैं वैसे ही शिवराज वहां से प्रदेश से आए हैं। कि राजनाथ सिंह ने भी एक बार मोदी को पार्लियामेंट्री बोर्ड में 1 साल के लिए रखा था, परंतु बाद में विरोध हुआ बाकी चीफ मिनिस्टर से, तो उनको हटाना पड़ा दूसरे साल के अंदर। तो मैं ये कहूंगा कि मार्गदर्शन मंडल जो बनाया गया है उसके अंदर अटल जी तो हैं, ठीक है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो तो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। एक छोटा सा सिंबॉलिक लिंक है पार्लियामेंट्री बोर्ड और उसके अंदर, परंतु एक कोर ग्रुप भी बनेगा। अभी पार्टी का हमेशा कोर ग्रुप होता है जिसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर भी नहीं होते,
तो इस तरह के लोगों को उसके अंदर लिखा जाता है। तो पार्टी जो बीजेपी है एक अलग ढंग से चलती है। जो इंस्टीट्यूशन, जो उनकी संस्थाएं हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड हो, वर्किंग कमेटी हो या नेशनल हो, उसका उतना रोल नहीं होता इतना कोर ग्रुप का, जो इनफॉर्मल ग्रुप होता है। तो आज ये कॉन्स्टिट्यूशन ये स्पष्ट है कि अमित शाह ने एक्सपीरियंस जो किया है उन लोगों को भी रखा है, नए लोगों की भी रखा है, परंतु प्रदेश में शिवराज चौहान जैसे जो सक्सेसफुल नेता हैं उनको केंद्रीय रोल दिया है ताकि दिल्ली में बैठे हुए लोगों का रोल थोड़ा कम हो जाए। चलिए, शुक्रिया करना चाहेंगे प्रभु चावला का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे नेशनल अफेयर्स एडिटर भूपेंद्र चौबे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विक्रांत यादव भी हमारे साथ बने हुए हैं। इस पर हम करेंगे और इन दोनों से